हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वीडियोस तो आपको रेगुलर वे में मिल ही रही है और हर एक टॉपिक को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने कुछ ना कुछ बातें रखी जाए और बहुत जल्दी जब आपकी लाइव क्लास शुरू होगी तो उसमें हम लोग डिटेल से एक सिस्टमैटिक वे से स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका क्लोज पैसेज, या इसी को लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट, क्लोज पैसेज, या इसी को आप कह सकते हैं क्लोज टेस्ट। तो ये क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ये क्लोज पैसेज किस चीज़ का नाम है। तो जैसे आप लोगों ने किया होगा कॉम्प्रिहेंशन, सिमिलरली बिल्कुल एक वैसा ही होता है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज, आपको पैसेज को समझना होता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसी का सही ऑप्शन मतलब उसका सूटेबल आंसर क्या होगा आपको फाइंड आउट करना होता है। तो उसी तरीके से आपका क्लोज पैसेज भी होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि क्लोज पैसेज में कुछ पैसेज में गैप होते हैं, 10 गैप्स, 5 गैप्स और 6 गैप्स। तो उसी को आपको क्या करना होगा, फिल करना होता है, भरना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस पर डिपेंड होती हैं? ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ पर डिपेंड होती हैं। चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हों या चाहे आप क्लोज पैसेज कर रहे हों। नाउ दीज थिंग्स डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। अगर आपका वोकेबलरी और आपका टेंस और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको एक क्लोज पैसेज दिया गया और उसमें 10 गैप्स हैं, देयर आर 10 गैप्स। तो कभी ये एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि मेरे सारे गैप्स जो हैं वो सही हो जाएं, मतलब मैं सारी चीज़ को सही तरीके से फिल कर लूं, क्योंकि कभी कभी इतना टफ पैसेज आ जाता है और कभी कभी उसका वर्ड पार भी इतना टफ होता है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप 6, 7, 8 तक बहुत अच्छा कर लेंगे, मतलब 6, 7, 8 गैप्स को आप बहुत अच्छे से भर लेंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। तो चलिए आज हम लोग एक क्लोज पैसेज लेते हैं और ये भी समझते हैं कि क्लोज पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्लोज पैसेज जब आपको आपके एग्जामिनेशन में दिखाई पड़े तो सबसे पहले आप उसकी मीनिंग को निकालने की कोशिश करें। ट्राई टू फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, उस पैसेज के आप सेंट्रल आइडिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा आप ट्रिक के बारे में मत सोचें, क्योंकि जब तक आप कोई पैसेज को नहीं समझ पाएंगे तो हर एक ट्रिक वहाँ पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आप कोई मैजिशियन नहीं है कि आपने आँख बंद कर दिया, आपको बस क्लियर हो जाएगा कि नो आई हैव टू जस्ट फिल दिस वर्ड, हमें ये वर्ड भरना है, यही वर्ड यहाँ पर क्या होगा, सूटेबल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दिला सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर एक पैसेज है। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ें और पढ़ने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के सेंट्रल आइडिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि ये पैसेज किसके ऊपर बात कर रहा है। जब हम लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ ये पैसेज इस इशू पर, इस मुद्दे पर बात कर रहा है, तो बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग गैप को भर सकते हैं। अगर मान लिया जाए पैसेज आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, कुछ वर्ड्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी मीनिंग आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए। एक तरीके से कहा जाए कि आप 30%, 40%, 50% जितना आप कैपेबल हैं, जितना आप योग्य हैं, अगर आपने समझ लिया तो भरने में आपको आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द पैसेज, सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ें। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चलिए मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। व्हाट इज़ रिटन इन द पैसेज, पैसेज में क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स डेंजर, डेमोक्रेसी जिसको हम लोग प्रजातंत्र बोलते हैं, हैज़ इट्स डेंजर्स, मतलब हैज़ का मतलब ये रखता है, इट्स डेंजर्स मतलब अपने खतरे। द ग्रेटेस्ट ऑफ विच, the greatest of which, that is superlative degree, the greatest, great, greater, greatest, the greatest of which, इसमें सबसे बड़ा इस ये है that it may be the rule of ignorance,
इट में, इट किसके लिए है? डेमोक्रेसी के लिए। इट में बी द रूल, मतलब ये शासन हो सकता है, ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञानता होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा? सिटीजन्स, नागरिक हु आर नॉट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक गैप मिला, अभी आपको गैप भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अभी से आप गैप भरने लगेंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना, गैप जो आ रहा है जस्ट फॉरगेट, उसके बारे में भूल जाएं। सिटीजन्स, नागरिक हु आर नॉट जो नहीं है, अब बीच में गैप है, क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो जानते होंगे बुद्धिमान। एंड एडुकेटेड, एडुकेटेड मतलब शिक्षित। फिर उसके बाद फिर गैप आ गया। फिर उसके आगे क्या लिखा है? टू कमिट एरर्स, कमिट का मतलब करना, एरर्स मीन्स गलती, ऑफ जजमेंट, जजमेंट का मतलब न्याय का, इन द कास्टिंग ऑफ वोट्स, कास्ट का मतलब होता है डालना, और एक कास्ट का मतलब क्या होता है? जाति भी होती है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? CASTE, कास्ट। और एक होता है COST, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत होता है। और एक होता है हमारा CAST, कास्ट। कास्ट करने का मतलब कोई चीज़ को फेंकना या डालना। तो जब आप वोट देते हैं तो उसके लिए भी बोलते हैं कास्ट योर वोट, आप अपने वोट को क्या करें? कास्ट करें, डालें। तो जजमेंट, न्याय में, इन द कास्टिंग ऑफ वोट्स, वोट्स को डालने में। द बेस्ट मैन, द बेस्ट मैन का मतलब सबसे अच्छे आदमी। में 10, में का मतलब सकते हैं, 10 मीन्स इस प्रकार। फिर गैप आ गया। फिर आगे क्या लिखा? टू गेट सिलेक्टेड, टू गेट सिलेक्टेड का मतलब सिलेक्ट होने में, चुने जाने में। इलेक्शंस, जो इलेक्शंस होते हैं, आर यूजुअली, वो साधारण रूप से, मीन्स एक, फिर गैप आ गया। और प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा भी जानते होंगे आप लोग। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अनदर क्रिटिसिज्म, अनदर एक दूसरा, क्रिटिसिज्म आलोचना, ऑफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का, इज़ ये है दैट कि इट इज़ वांटिंग। वैसे वांट का मतलब तो चाहना होता है, इट इज़ वांटिंग मतलब ये चाहता है। इफ़िशियंसी, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता। फॉर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत तेज। एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली। एक्शन, एक्शन का मतलब काम। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी का मतलब एकता, ऑफ एक्शन, एक्शन का मतलब काम की एकता। इज़ है, फिर गैप आ गया। फिर उसके आगे लिखा है इन अ मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब बहुत सारे, ऑफ माइंड्स, माइंड्स मतलब मस्तिष्क, मच ज़्यादा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? गैप हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? डिस्कशन, टेक्स प्लेस। अब टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी सुना है टेक प्लेस, तो टेक प्लेस करने का मतलब क्या होता है? हैपन, कोई चीज़ क्या हो जाए? घटित होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड टेक प्लेस। तो टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? घटित होना। वेयर एज जहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्रोल, यूनिटी मीन्स एकता, ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण की एकता, इज़ नीडेड, नीडेड का मतलब जरूरी है। फॉर वेगरस, वेगरस भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। और वेगरस का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत। नेशनल लाइफ, राष्ट्रीय जीवन के लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ? दिस क्रिटिसिज्म, ये आलोचना। हाउएवर फिर भी, इज़ नॉट वेरी, इज़ नॉट नहीं है, वेरी बहुत ज़्यादा। फिर गैप आ गया। बिकॉज क्योंकि इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ वॉर मीन्स युद्ध के दरमियान, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, यूजुअली साधारण रूप से, द पावर मीन्स शक्ति या सत्ता, ऑफ अ डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अनदर क्रिटिसिज्म, एक दूसरी आलोचना, ऑफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की, इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ वॉर मीन्स युद्ध के दरमियान, इज़ है दैट की द सेक्रेसी, सेक्रेसी का मतलब गोपनीयता, इन मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री मामलों में, बिकम्स डिफ़िकल्ट, कठिन हो जाती है। इफ़ नॉट, इफ़ यदि, यद्यप या यदि, नॉट नहीं। फिर गैप हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दैट की द अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो विरोधी पार्टी होती है, यूजुअली साधारण रूप से, लोअर्स, लोअर करने का मतलब नीचे कर देती है, मोराल। अब यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? मोराल। तो मोराल का मतलब क्या होता है? मनोबल, मतलब कॉन्फिडेंस।
जो आपका कॉन्फिडेंस होता है उसी को कहा जाता है मोराल, कॉन्फिडेंस। तो मोराल का मतलब मनोबल। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द पीपल, लोगों का, बाय इट्स कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है, आलोचना, ऑफ द एक्शंस ऑफ द कैबिनेट। एक्शंस मतलब काम की, ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट जैसे मंत्रालय के कामों की आलोचना। तो कभी भी आपको जब क्लोज पैसेज करना हो तो आपको एक बार रफली उसका आइडिया लेना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए एक बार से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आपको और रीडिंग करना चाहिए, अगर टाइम वहाँ पर अलाउ कर रहा है, आई मीन टू से अगर आपके पास काफ़ी टाइम है। फिर उसके बाद यू हैव टू जस्ट क्रिएट एन आइडिया इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक थीम आ जानी चाहिए, मतलब उसकी एक स्टोरी आ जानी चाहिए कि हाँ ये पैसेज इस मुद्दे पर बात कर रहा है। फिर उसके बाद आपको गैप को भरना चाहिए। अगर आप विदाउट रीडिंग, बिना पढ़े हुए अगर आप गैप को भरते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट्स माय एडवाइस टू यू, ये मेरी आपके लिए सलाह है कि आप एक बार पैसेज को रीड जरूर करें। तो चलिए, तो यहाँ पर पैसेज को पढ़ने से क्लियर हो गया कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के बारे में। बीच बीच में इतने ज़्यादा गैप मिले, 10 गैप्स हैं हमारे, इस वजह से ये कंप्लीट क्लियर नहीं हो रहा कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। लेकिन आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि पैसेज डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। कैसे भरा जाएगा आई विल टीच यू, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डेमोक्रेसी, फिर से आप पढ़िए, हैज़ इट्स डेंजर। डेमोक्रेसी का अपना खतरा होता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ विच, इसमें से सबसे बड़ा इज़ ये है, दैट इट मे बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। इट में भी ये हो सकता है द रूल ऑफ इग्नोरेंस। किसका रूल हो सकता है, अज्ञानता का रूल हो सकता है। फिर आगे हमें बढ़ना है, सिटीजन्स, नागरिक, हु आर नॉट, जो नहीं है। फिर उसके आगे गैप है, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, जो इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और एजुकेटेड नहीं है। अब यहीं पर हमें गैप को भरना है, तो यहीं पर हमें रुक जाना है। अब उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहला गैप, और पहले गैप में आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, 4 ऑप्शंस, आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट्स हो उसको चारों मीनिंग आ रही हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, कभी कभी बहुत ही आसान होता है। तो ये डिपेंड करता है कि पैसेज किस नेचर का आया है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ बैरली, सफिशिएंटली, हाईली, परफेक्टली, तो बहुत ही आसान मीनिंग यहाँ पर लगी हुई है, और इतनी आसान है कि आप बड़े आराम से समझ सकते हैं चारों ऑप्शन का क्या मतलब है। तो पहले का मतलब क्या, बैरली। हो सकता है किसी स्टूडेंट को बैरली नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ें। बी में क्या लिखा हुआ, सफिशिएंटली। तो सफिशिएंटली वर्ड सुना होगा, सफिशिएंट, सफिशिएंट पर्याप्त, और सफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, पर्याप्त रूप से। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, हाईली, हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर आगे क्या लिखा हुआ, परफेक्टली, परफेक्टली का मतलब एकदम पूर्ण रूप से। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, और ऑप्शन को भरते टाइम आप आगे पीछे की आइडिया को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या लिखा है, सिटीजन्स, नागरिक, हु आर नॉट, जो नहीं है, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड नहीं है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा हाईली इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, क्योंकि ये बोला जाता है यू आर हाईली इंटेलिजेंट, यू आर हाईली एजुकेटेड। या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आए सफिशिएंटली, या किसी के दिमाग में परफेक्टली। तो परफेक्टली तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। जो ऑप्शन को लगे, आपको ये लग जाए कि ये बिल्कुल नहीं है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तो परफेक्टली आपको डिलीट करना है, परफेक्टली नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें बात किसकी हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, वोटिंग की बात हो रही है। क्योंकि पैसेज में आपने पढ़ा, तो वोटिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान को हाईली एजुकेटेड होना है, कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो परफेक्टली भी नहीं है, हाईली भी नहीं है। मान लिया जाए हमें बैरली नहीं पता, तो चलिए बैरली को भी हम लोग हटा दे रहे हैं। वैसे बैरली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नील, लगभग ना के बराबर।
अब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, सफिशिएंटली, और सफिशिएंटली का मतलब पर्याप्त रूप से। तो इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सफिशिएंटली। वाई? क्योंकि वोट देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जब आप गैप को सर्च कर लें कि हाँ ये सूटेबल ऑप्शन है, तो वहाँ पर भर कर आपको पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक तरीके से सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा, नहीं नहीं बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सिटीजन्स, नागरिक हु आर नॉट, जो नहीं है, सफिशिएंटली इंटेलिजेंट मतलब पर्याप्त रूप से बुद्धिमान, एंड एजुकेटेड और पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। फिर आगे क्या लिखा, आर मीन्स है टू कमिट एरर्स। कमिट एरर्स का मतलब वे लोग गलती करते हैं। ऑफ जजमेंट, जजमेंट का मतलब न्याय में। इन द कास्टिंग ऑफ वोट्स, वोट्स को डालते समय। तो इससे क्लियर हो रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने वोट का सही से यूज़ करेंगे। तो चलिए दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, आर टू कमिट एरर्स। तो ऑप्शन की मीनिंग समझते हैं, श्योर। और दूसरा क्या है, डेलिबरेटली। अब डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर। और अनलाइकली, लाइकली, और इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, अनलाइकली। तो लाइकली का मतलब क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी, संभावना, और अनलाइकली उसका अपोजिट है जिसकी संभावना ना हो। तो अनलाइकली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस से बोलना चाह रहा है कि वो लोग गलती करते हैं अपने वोट को देने में। तो यहाँ पर हमारा अनलाइकली ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा, राइट। डेलिबरेटली भी नहीं होगा, क्योंकि जानबूझकर आदमी कोई गलती नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा डेलिबरेटली भी रिमूव हो गया। अब श्योर, अब यहाँ पर श्योर, श्योर का मतलब निश्चित रूप से, या लाइकली का मतलब संभावना है। अब इसी में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होना चाहिए। तो इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, जो इंटेलिजेंट और एजुकेटेड हैं, अगर वो सफिशिएंटली इंटेलिजेंट और एजुकेटेड नहीं है, तो आर श्योर निश्चित रूप से वो गलती करेंगे, या लाइकली। अब निश्चित तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आदमी अनपढ़ है तो हमेशा ही गलती करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि अगर आदमी सफिशिएंटली इंटेलिजेंट और एजुकेटेड नहीं है, तो एक लाइकली, एक संभावना बनती है कि वो गलती करेगा। और लाइकली का थोड़ा सा आप यूज़ समझ लें, क्योंकि थोड़े बहुत ग्रामेटिकल के रूल भी जो हैं वो क्लोज टेस्ट में हमें हेल्प करते हैं। तो जैसे आप लोग जानते होंगे बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके पास 5 वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वाज और वर। ये हमारी क्या होती है, बी फॉर्म। तो कभी भी आप याद रखिए, जब आप लाइकली का यूज़ करते हैं तो इन्हीं के बाद यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है, इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे, या आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज़ लाइकली टू मीट मी टुडे। ही इज़ लाइकली टू मीट मी टुडे, ही इज़ लाइकली, और उसके बाद लिखा टू मीट मी, ही इज़ लाइकली टू मीट मी, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, टुडे। तो इसका मतलब ये हुआ, ही इज़ लाइकली टू मीट मी टुडे, मतलब उसकी संभावना है मुझसे आज मुलाकात करने की। तो आप कहीं पर भी लाइकली देखेंगे तो इसका यूज़ जो होगा वो किसके साथ होगा, बी फॉर्म के साथ होगा। तो इस तरीके से जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जो हमारा टेंस होता है, वो सब मिलकर हमें इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, जो पर्याप्त रूप से इंटेलिजेंट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, और लाइकली उनकी संभावना है टू कमिट एरर, कि वो लोग गलती करेंगे, इन जजमेंट, न्याय में, इन द कास्टिंग ऑफ वोट्स, वोट्स को डालने में। क्लियर हो गया? देखिए कितना आसान है, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यू नीड पेशेंस, आपको बस पेशेंस बनाए रखना होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। द बेस्ट मैन, सबसे अच्छे आदमी। में मतलब पॉसिबिलिटी है, वैसे में का मतलब सकना होता। में 10 इस प्रकार से हो सकते हैं, टू गेट सिलेक्टेड। अब ऊपर की लाइन से क्लियर हो रहा है कि जो आदमी इंटेलिजेंट नहीं होते, अपने अंडरस्टैंडिंग या अपनी समझ का सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं,
ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के दरमियान। तो होता क्या है, द बेस्ट मैन, ये तो बड़ा आसान है, द बेस्ट मैन सबसे अच्छे आदमी, में 10 इस प्रकार से टू गेट इलेक्टेड, मतलब इलेक्टेड होने में, सिलेक्टेड में पढ़ रहा था, इलेक्टेड मतलब चुने जाने में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये तो क्लियर हो जाएगा, फेल, सक्सीड, ट्राई या डिज़ायर। अब इसमें सक्सीड तो नहीं होना चाहिए, ट्राई भी नहीं होना चाहिए, डिज़ायर का मतलब इच्छा होना, ये भी नहीं होना चाहिए। जब आप अपने वोटिंग का आप सही से यूज़ नहीं करेंगे तो बेस्ट मैन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। और किस में फेल होते हैं, टू गेट इलेक्टेड, चुने जाने में। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्शन, इलेक्शन आर यूजुअली, इलेक्शन जो है वो साधारण रूप से है, क्या है, मीन्स एक और प्रोपेगेंडा, जैसा आदमी नहीं बोलता ये एक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा मतलब एक राजनीति षड्यंत्र, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा। तो इलेक्शंस आर यूजुअली, इलेक्शन साधारण रूप से है, क्या है। ऑप्शन को आप देखिए, काइंड, काइंड का मतलब वैसे दयालु भी होता है, यू आर वेरी काइंड, माई मदर इज़ वेरी काइंड, यू आर काइंड, आई एम काइंड। और काइंड का मतलब एक प्रकार का भी होता है, अ टाइप ऑफ। तो काइंड यहाँ पर दयालु से तो मतलब नहीं होगा, प्रकार होगा। प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है, मैटर मामला होता है, और रिजल्ट परिणाम। तो सबसे पहले हमें ऐसे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है जो हमें लगे कि ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली, इलेक्शन साधारण रूप से है, क्या है, अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा का रिजल्ट। ये तो हमें नहीं बोलना है कि इलेक्शन जो है प्रोपोगेंडा का रिजल्ट है, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा क्या, प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा हो सकता है प्रोसेस आ जाए। इलेक्शन आर यूजुअली अ प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेंडा, प्रोसेस मीन्स एक प्रक्रिया जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। हो सकता मे भी आपको लगे कि प्रोसेस हो सकता है तो आप उसको अभी डिलीट मत करें, उसको अभी आप दिमाग में रखें कि प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अभी डिसीजन आपको नहीं लेना है। फिर आगे क्या लिखा है, अ काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगेगा कि अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, ज़्यादातर स्टूडेंट ये सुने रहते हैं तो उनको लगता है कि अ काइंड ऑफ हो सकता है, या हो सकता है अ मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अ काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा या अ मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा या अ प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेंडा। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है इन दोनों के सामने थोड़ा सा डर लग रहा है, तो हम प्रोसेस को हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देयर आर 2 ऑप्शंस, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अ काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा और अ प्रोसेस, सॉरी, मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा। तो अगर मान लिया जाए आपको टफ लग रहा है कि आप नहीं भर पा रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप फंसे हुए हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये हो सकता है तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू, अ काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा, एक प्रकार का ये प्रोपोगेंडा है। इलेक्शन एक प्रकार का क्या है, प्रोपोगेंडा। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सारे इलेक्शंस जो हैं वो एक प्रोपोगेंडा है, एक पॉलिटिक्स है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो इलेक्शन क्या है, अब मैटर है, क्या है, एक मामला होता है। और किसका मामला होता है, प्रोपोगेंडा। क्योंकि आप देखते होंगे ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शन के दरमियान जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं वो अपना प्रोपोगेंडा, अपना एजेंडा पब्लिक के सामने क्या करने लगते हैं, लाने लगते हैं। तो इलेक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अ मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा। तो ऐसी सारी चीज़ों में आपका IQ मतलब आपका दिमाग भी काम करना चाहिए। थोड़ा सा आप पेशेंस रखकर आप ये डिसाइड करें कि यहाँ पर कौन सा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। और हमेशा याद रखिए आगे पीछे का सेंस लेकर ही आपको ऑप्शन को भरना पड़ेगा। तो अ मैटर ऑफ प्रोपोगेंडा बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनदर क्रिटिसिज्म, अनदर मतलब एक दूसरा, क्रिटिसिज्म आलोचना ऑफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की इज है दैट इट इज़ वांटिंग डॉट डॉट इफिशेंसी। अब देखिए, अब इसमें आपका ग्रामर का रूल हेल्प करेगा। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप कभी नहीं भर पाएंगे। वैसे आपके दिमाग में आता है वांट, वांट का मतलब वैसे चाहना, तो स्टूडेंट ये सोचेगा वांटिंग का मतलब यहाँ पर चाहने से है। तो अनदर क्रिटिसिज्म एक दूसरी आलोचना ऑफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की इज़ ये है दैट इट किसके लिए है, डेमोक्रेसी के लिए। इट इज़ वांटिंग, ऐसा लग रहा है कि वांटिंग का मतलब ये चाह रहा है, और एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 5 में हमारा क्या लिखा हुआ, ऑफ
फॉर, एट, इन। अब इसमें आप फंसेंगे, अगर आपको रूल नहीं पता तो डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे। तो यहाँ पर एक रूल होता है वांट इन। वांट इन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कमी होना, लैक, क्या होना, लैक होना। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है, ही वांट्स इन विजडम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ही वांट्स इन। ही वांट्स इन का मतलब उसके अंदर लैक है, कमी है, और किसकी कमी है, विजडम। विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता की। तो इस तरीके के जब रूल रेगुलेशन आ जाते हैं तब थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़े रहता है, आई मीन टू से पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से उसने पढ़ा है, तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इज़ वांटिंग इन एफिशिएंसी। वांटिंग इन का मतलब कि इसमें लैक है, कमी है, और किसकी कमी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब किसकी, क्षमता की कमी है। और वैसे भी जब वांट का मतलब चाहना होता है तो उसमें इन फॉर्म कभी नहीं लगता है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो लिखा क्या रहता है, आई वांट मनी, या आई वांटेड मनी, या माई ब्रदर वांट्स मनी। कभी ये नहीं लिखा होता माई ब्रदर इज़ वांटिंग मनी, क्योंकि जब वांट का मतलब चाहना होता है तो उसमें इन फॉर्म कभी नहीं लगता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बहुत ही तेज एंड इफेक्टिव एक्शन। इफेक्टिव का मतलब एक प्रभावशाली एक्शन। एक्शन का मतलब काम के लिए। यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब काम की एकता। इज है, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो 6 में हम लोग देखते हैं क्या है, एनफ। एनफ का मतलब पर्याप्त। डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल का मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो। यूज़ एंड थ्रो, जैसे आदमी नहीं बोलता डिस्पेंसेबल है, मतलब इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आगे लिखा है एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स क्या होता है, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाउ यू डिसाइड। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत तेज एंड इफेक्टिव एक्शन। इफेक्टिव का मतलब एक प्रभावशाली एक्शन के लिए। यूनिटी ऑफ एक्शन। अब ये समझ गए होंगे आप लोग, यूनिटी एकता ऑफ एक्शन मतलब कामकाज की एकता। इज है। 6 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। इनफ। डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल का मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो। फिर उसके बाद लिखा है असेंशियल। असेंशियल का मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी। और सुपरफ्लुअस, आप लोग जानते होंगे सुपरफ्लुअस। और सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक। तो देखिए, जब आपको ऑप्शन में लगे कि इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है, तो ऐसे ऑप्शन से आपको बचना होगा सबसे पहले। ऐसा नहीं कि आप उसको डिलीट कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो 90% हो। ये 90%, अगर हम लोग परसेंट की बात करें तो 90% जो है वो गलत माना जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं डिस्पेंसेबल, तो डिस्पेंसेबल का मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, और सुपरफ्लुअस का भी मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन को अभी हमें हटाना है दिमाग से। अब हमारे पास क्या है, एनफ, पर्याप्त, और एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब बहुत ज़रूरी। तो आप इन्हीं दोनों में से डिसीजन लें कि कौन सा होना चाहिए। फॉर प्रॉम्प्ट मतलब बहुत तेज़ी से, एंड इफेक्टिव और प्रभावशाली एक्शन, कामकाज के लिए। यूनिटी ऑफ एक्शन इज़ एनफ होना चाहिए, एसेंशियल। तो एनफ का मतलब पर्याप्त है, या एसेंशियल का मतलब बहुत ज़रूरी। अगर आप चाहते हैं कि कोई कामकाज बहुत तेज़ी से हो तो यूनिटी ऑफ एक्शन की क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए या बहुत ज़रूरत है। तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, एसेंशियल, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इन मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स। मल्टीट्यूड का मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड्स में, दिमाग में, मच बहुत ज़्यादा। फिर आगे क्या लिखा, डिस्कशन, बातचीत। टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस का मतलब क्या होता है, हैपन, घटित होता है। तो 7 में हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। प्रॉफिटेबल, फ़ायदेमंद। अनप्रॉफिटेबल, अपोजिट है, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। डिटेल्ड, डिटेल का मतलब विस्तृत रूप से। एंड एग्जॉस्टिव।
एग्जॉस्टिव का भी मतलब क्या होता है, डिटेल्ड में, बहुत ही विस्तृत रूप से, जिससे आप थक जाएं। तो यहाँ पर देखिए दो मीनिंग एक जैसे निकल आई, डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव। डिटेल्ड का भी मतलब विस्तृत रूप से है और एग्जॉस्टिव का भी मतलब क्या है, बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से। तो इन दोनों को अभी हमें हटाना है, डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव को हम लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे अभी। अब दो ऑप्शंस हमारे पास बचे, एक में क्या लिखा, प्रॉफिटेबल जिसमें फ़ायदा होगा, और अनप्रॉफिटेबल उसका अपोजिट है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। फिर से आप एक बार रीडिंग करें। तो इसमें क्या लिखा है, इन अ मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स। इन अ मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स का मतलब एक बहुत सारे लोगों के दिमाग में मच ज़्यादा डिस्कशन टेक्स प्लेस। डिस्कशन टेक्स प्लेस मतलब बातचीत घटित होती है। फिर आगे क्या लिखा, वेयर एज। वेयर एज का मतलब जहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज़ नीडेड, जहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है। तो देखिए वेयर एज जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, ये क्या दिखाता है, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब एक अपोजिट आइडिया को दिखाता है। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा सम बॉयज़ आर स्टडिंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वेयर एज जहाँ पर सम आर प्लेइंग, कुछ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट को बताने के लिए, एक विरोधाभास बात को बताने के लिए हम वेयर एज का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को आपको दिमाग में रख कर चलना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन को सही से भर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन अ मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। अगर आप प्रॉफिटेबल डिस्कशन बोलेंगे तो इसका मतलब फ़ायदेमंद डिस्कशन घटित होता है। वेयर एज जहाँ पर, तो जहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, जहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज़ नीडेड, जहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्रोल मतलब एकता की ज़रूरत है। तो इस तरीके से प्रॉफिटेबल, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, ये दोनों सिमिलर चीज़ को बता रहा है। तो इस वजह से हमें क्या लेना चाहिए, अनप्रॉफिटेबल। तो अनप्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, बेकार की चीज़ें, बेकार का डिस्कशन। आप देखते होंगे कि ड्यूरिंग इलेक्शन के दरमियान आदमी अनप्रॉफिटेबल डिस्कशन करता रहता है, और जबकि और जहाँ पर वहाँ किसकी ज़रूरत होती है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, अनप्रॉफिटेबल। तो पढ़कर आप देखें, इन अ मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मच बहुत ज़्यादा, अनप्रॉफिटेबल बिना फ़ायदे का, डिस्कशन बातचीत टेक प्लेस घटित होता है। वेयर एज जहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज़ नीडेड, जहाँ पर हमें यूनिटी ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत होनी चाहिए, वहाँ पर लोग बेकार की बातें करते रहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नीडेड, यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज़ नीडेड फॉर वेगरस नेशनल लाइफ, ये तो हो ही गया है, इसी की लाइन है। फिर आगे लिखा है दिस क्रिटिसिज्म, मतलब ये आलोचना, हाउ एवर फिर भी, इज़ नॉट नहीं है, वेरी बहुत ज़्यादा। अब क्या बोल रहा है, ये आलोचना मतलब जो डेमोक्रेसी की आलोचना की जाती है, क्या बोल रहा है, दिस क्रिटिसिज्म, ये आलोचना, हाउ एवर फिर भी, इज़ नॉट वेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हाउ एवर का आदमी यूज़ कहाँ पर करता है, जैसे आदमी ने कहा आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। हाउ एवर फिर भी, आई वेंट टू मार्केट, मैं कहाँ गया, मार्केट गया। तो हाउ एवर भी क्या दिखाता है, हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब एक विरोधाभास को इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सा आप अपने IQ का यूज़ करें, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके बताएं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 8 में क्या लिखा, अनफेयर, फेयर अच्छा, और अनफेयर अनुचित, बेकार, एब्सर्ड इसका भी मतलब बेकार, बकवास। तो दोनों मीनिंग एक जैसी हो गई। अनफेयर मीन्स भी बेकार, एब्सर्ड मीन्स भी बकवास या बेकार। तो नियर अबाउट दोनों की मीनिंग क्या है हमारी, सेम। फिर उसके आगे क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, और कन्विंसिंग का मतलब जो आपको सेटिस्फाई कर दे, मतलब बहुत ही प्रभावशाली या सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्विंसिंग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, योर स्टेटमेंट इज़ कन्विंसिंग, मतलब आपका कथन जो है वो कन्विंसिंग है, उससे लोग क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो चलिए भर कर देखते हैं क्या होना चाहिए। दिस क्रिटिसिज्म हाउएवर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या ये होना चाहिए, ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है।
थोड़ा सा और आगे बढ़ें। बिकॉज इन टाइम्स ऑफ वॉर का मतलब युद्ध के समय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूजुअली साधारण रूप से पावर, शक्ति ऑफ अ डिक्टेटर, एक तानाशाह की। तो ये भी लग रहा है कि बिल्कुल लग रहा है कि हाँ हो सकता है। फिर उसके बाद कन्विंसिंग भी लग रहा है कि हो सकता है। दिस क्रिटिसिज्म हाउएवर इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग। अब इसी में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए, कन्विंसिंग ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए। और नियर अबाउट दोनों का लगभग मतलब एक ही जैसा निकल रहा है, मतलब सेंटेंस भी कंप्लीट लग रहा है। तो ये सारी सिचुएशन हमेशा इतनी टफ हो जाती हैं कि स्टूडेंट डिसीज़न नहीं ले पाता। तो अगर मान लिया जाए आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ, बिकॉज क्योंकि इन टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के समय, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूजुअली वो साधारण रूप से पावर ऑफ अ डिक्टेटर मतलब एक तानाशाह की शक्ति। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 9 में क्या लिखा, गेन का मतलब प्राप्त करना, वेल्ड है, डिमांड्स का मतलब मांग करना, फिर मिसयूज़ का मतलब गलत उपयोग करना। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी हो सकता है कि द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूजुअली साधारण रूप से मिसयूजेस द पावर ऑफ अ डिक्टेटर, मतलब एक तानाशाह की शक्ति को मिसयूज़ करते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है। ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप का रूल चल रहा है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उस डिक्टेटरशिप की ताकत को मिसयूज़ करेंगे, ये तो होना नहीं चाहिए। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मिसयूज़ नहीं होगा, मिसयूज़ हटा दे रहे हैं। या हो सकता है गेन हो जाए, गेन का मतलब प्राप्त कर लेना। क्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यूजुअली साधारण रूप से गेन्स प्राप्त कर लेते हैं द पावर ऑफ अ डिक्टेटर, एक तानाशाह की शक्ति को। अब एक वर्ड यहाँ पर मिस हो रहा है, विल्ड्स। अगर मान लिया जाए आपको विल्ड नहीं पता कि विल्ड कहाँ पर यूज़ होता है तो डेफिनेटली आप कभी भी सही ऑप्शन नहीं भर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं विल्ड। देखिए विल्ड जो होता है, विल्ड का यूज़ जैसे मान लिया जाए कोई पावर है, कोई शक्ति है, जब उसका आप यूज़ करते हैं तो उसी के लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, विल्ड। जैसे मान लिया जाए ही इज़ वेल्डिंग हिज पावर, मतलब वो अपनी शक्ति का क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब प्रयोग कर रहा है। तो वेल्ड करने का मतलब जब आप ताकत या सत्ता का यूज़ करते हैं, उसका एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं, एक्सरसाइज पावर। जब आप कोई पावर का एक्सरसाइज करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, वेल्ड बोला जाता है। और इस तरीके के जो यूसेज होते हैं वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली वेल्ड्स होना चाहिए, क्योंकि वेल्ड्स पावर एकदम सूटेबल आ गया है। आगे पावर भी लगा हुआ है, द पावर ऑफ अ डिक्टेटर, मतलब जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूजुअली साधारण रूप से वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। द पावर ऑफ अ डिक्टेटर मतलब जस्ट लाइक अ डिक्टेटर, मतलब वो एक डिक्टेटर, एक तानाशाह की तरह उसका यूज़ करने लगते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अनदर क्रिटिसिज्म, एक दूसरी आलोचना ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की, इन टाइम्स ऑफ वॉर का मतलब युद्ध के समय, इज़ ये है दैट सिक्रेसी इन मिलिट्री, मतलब सिक्रेसी का मतलब गोपनीयता, इन मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री मामलों की जो गोपनीयता है, बिकम्स डिफ़िकल्ट मतलब वो कठिन हो जाती है, इफ़ यदि नॉट नहीं, कठिन हो जाती है यदि नॉट नहीं, क्या होना चाहिए, ईजी आसान नहीं होती, प्रोबेबल का मतलब संभावना, ऑब्सक्योर का मतलब एकदम डिम धुंधला, और इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अनदर क्रिटिसिज्म, एक दूसरी आलोचना, ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की, इन टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के दरमियान, इज़ ये है दैट सिक्रेसी, जो गोपनीयता है, इन मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री मामलों की जो गोपनीयता होती है, जो सीक्रेट बातें होती हैं, बिकम्स डिफ़िकल्ट वो कठिन हो जाती हैं, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, यदि वो इम्पॉसिबल नहीं होती, असंभव नहीं होती, लेकिन वो कठिन हो जाती हैं।
फिर आगे तो हमें भरना नहीं, तो इस वजह से आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन जो मिस हुआ था वो क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन हमारा मिस हुआ था जिसको छोड़ा गया था? हाँ, 8 को हम लोगों ने छोड़ा था। तो 8 में क्या होना चाहिए? दिस क्रिटिसिज्म, ये आलोचना, हाउएवर, यद्यप, इज़ नॉट नहीं है, वेरी, बहुत ज़्यादा, कन्विंसिंग, अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर सूटेबल क्या होना चाहिए? कन्विंसिंग होना चाहिए। अगर मान लो आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं। तो देखिए, ऑन द होल पूरा मिलाकर ये एक रिजल्ट निकला कि क्लोज पैसेज को करने के लिए आपकी ग्रामर भी सही होना चाहिए, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वर्ड पार, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कहीं पर भी कभी भी आपको क्लोज पैसेज मिले तो आप एक बार उसको रफली, उसका आइडिया आपको लेना पड़ेगा कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। और जब आप ऑप्शन को भरें तो थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा चल लें। चलने का मतलब थोड़ा सा इधर का अर्थ निकालें और थोड़ा सा इधर का अर्थ निकालें, तो डेफिनेटली आप सही ऑप्शन को क्लिक कर जाएंगे, मतलब आप सही ऑप्शन को डेफिनेटली आप पा जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस पर प्रैक्टिस का एक सिलसिला जारी रखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती रहे? डेवलप होती रहे। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।